Hello everyone, welcome to JRF Arki Pathshala. I am your mentor खुशबू दुबे. A very good morning to all of you friends. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अपनी पढ़ाई और सेहत फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए होंगे. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे गोल्जी एपरेटस. इससे पहले हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था. पिछली क्लासेस में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे. और आज की क्लासेस में हम लोगों को देखना है गोल्जी एपरेटस. इससे पहले कि मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा एक रिवीजन करा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पूरा का पूरा याद हो जाए और दिमाग में फिट रहे. ठीक है, क्या चीजें हैं देखिएगा ध्यान से. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं इसको लिखूंगी नहीं, बस आप लोग को सुना दे रही हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है अंडर द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो बोल सकते हैं इसको नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल इनसाइड द साइटोप्लाज्म. Network of tubule inside the cytoplasm. Endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? Network of tubule inside the cytoplasm. Network of tubule inside the cytoplasm. What is endoplasmic reticulum? What is endoplasmic reticulum? So, network of tubule inside the cytoplasm. अरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह कंटिन्यू करता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ और यह राइबोसोम का सॉरी इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन करता है. अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताएं तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे. फिलहाल जितना एग्जाम के लिए जरूरी है जितना हम लोग को जानना है, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है तो कम टाइम में हम लोगों को जितना जानना चाहिए मैं उतना आप लोग को बता रही हूँ. और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, एक बार इसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है थोड़ा सा बता दे रही हूँ. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. और यह न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू करता है. तो ऐसे लिखेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू, continuous with outer membrane of nuclear,
कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे लिखते रहे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। कंटिन्यूअस विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड बायोसिंथेसिस, और लिपिड बायोसिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, इन सब का सिंथेसिस करता है। तो लिपिड बायोसिंथेसिस करता है और ये कैल्शियम का स्टोरेज करता है, कैल्शियम स्टोरेज, एंड यह डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस का। तो डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सबस्टांसेस, ड्रग्स बोलिए, कंपाउंड बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड। ओके, इतनी सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग को पढ़ना है, आज से स्टार्ट करना। और आज हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे वाले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोस्केलेटल सिस्टम को, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। इसको आप लोग कर दीजिए। न्यूक्लियस आप लोग पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या चीजें मैंने बताया है वो चीज एक बार आप लोग हमको बता दीजिएगा, ताकि मुझे फिर पता चले कि कौन कौन क्लास को कंटिन्यू अच्छे से करते हैं। हम लोग को डिस्कस करना है इसमें गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। ये गोल्जी एपरेटस जो होते हैं ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहलाते हैं। गोल्जी एपरेटस जो है वह पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहलाता है। गोल्जी एपरेटस को हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अब पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोल्जी एपरेटस के पास सारी सूचनाएं क्या होती है, जाती है और यहाँ से फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सब कुछ यहाँ जाता है। और यहाँ से जैसे कि हमारे पोस्ट ऑफिस से सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कागज होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब कुछ हमारे पास आता है। उसी तरीके से यहाँ पे गोल्जी apparatus से होकर के ही सब क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस कारण से गोल्जी apparatus को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ये करता क्या है, ये प्रोटीन का सॉर्टिंग करता है, ये प्रोटीन का सॉर्टिंग करता है,
प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है और प्रोटीन का पैकेजिंग करता है, प्रोटीन पैकेजिंग करता है एंड प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये गोल्जी एपरेटस जो होते हैं ना, वो सैक्स के रूप में दिखते हैं। जिस तरीके से बोरी के ऊपर बोरी, बोरी के ऊपर बोरी रखा जाता है, उसी तरीके से। तो ये जो होते हैं स्टैक्स ऑफ सैक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, स्टैक ऑफ सैक्स अपॉन वन अनदर। ये दिखते कैसे हैं? यहाँ मैं डायग्राम से क्लियर करना चाहूंगी, इस पे करती हूँ। देखिएगा, ये जिस तरीके से यहाँ देखिए, ऐसे ये इस तरीके से होता है। ऐसे। अब देखिए, एक बोरी के ऊपर एक बोरी, एक बोरी के ऊपर एक बोरी और एक बोरी के ऊपर एक बोरी, इस तरीके से बोरी जैसे एक बोरी के ऊपर एक बोरी रखी जाती है, उसी तरीके से ये गोल्जी apparatus एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ जो सबसे ऊपर वाला फेस है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। गोल्जी apparatus के तीन फेसेस होते हैं, सिस फेस, सिस फेस, इसको सिस फेस को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। और सिस फेस जो होते हैं, ये कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो आप लोग पढ़े होंगे, दिखने में कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स। और ये प्रोटीन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रोटीन को रिसीव करते हैं फ्रॉम ईआर, प्रोटीन को रिसीव करते हैं, प्रोटीन रिसीव फ्रॉम ईआर, ईआर। ये जो दिख रहा है बीच वाला सेक्शन, ये बोला जाता है मीडियल गोल्जी।
मीडियल गोल्जी ये क्या करते हैं? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। एंड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। ये होते हैं कॉनकेव की तरह। ये करते क्या है? प्रोटीन का सॉर्टिंग करते हैं। प्रोटीन सॉर्टिंग करते हैं। प्रोटीन पैकेजिंग करते हैं। प्रोटीन का पैकेजिंग करते हैं। एंड प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि जो गोल्जी एपेटाइटिस का सिस फेस या फॉर्मिंग फेस होता है वो कॉन्वेक्स की तरह होता है। प्रोटीन को रिसीव करता है फ्रॉम द ईआर से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यह प्रोटीन को रिसीव करता है। और उसके बाद मिडिल गोल्जी वाले सेंटर में यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ट्रांसफेस में आते हैं तो ट्रांसफेस जो होते हैं कॉनकेव की तरह होते हैं। ये प्रोटीन का फिर सॉर्टिंग करते हैं, प्रोटीन को पैकेजिंग करते हैं और फिर प्रोटीन को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। और गार्बेज डिस्पोजल और गार्बेज डिस्पोजल बैग बोलते हैं। ठीक है, आगे ये करता क्या है? तो डिग्रेडेशन करता है। ये डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेन सबस्टांस
degradation of foreign substances and useless cell component, useless cell component, एक मिनट, useless cell component and harmful substances ऑटोफेजी करता है। और ये क्या करता है? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी करता है। ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन। इसका पीएच होता है, लाइसोसोम का पीएच होता है 4.5 टू 5.5। इसके बीच में कोई भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। या तो एग्जैक्ट आपको 4.5 मिल सकता है, या तो एग्जैक्ट 5.5, या फिर इसके बीच का कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा। पीएच होता है इसका 4.5 टू 5.5 पीएच होता है। ये एसिडिक इन पीएच होते हैं, और इसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइसोसोम क्या कर, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, गार्बेज डिस्पोजल बैग बोलते हैं। ये डिग्रेडेशन करते हैं हार्मफुल सबस्टांसेस का, फॉरेन सबस्टांसेस का, यूजलेस जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, और उन सबको ऑटोफेज कर देता है, सेल्फ डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंडोसोम को। इंडोसोम, इंडोसोम, इंडोसोम जो होते हैं, इसमें इंडोसाइटोसिस होता है। ये इंडोसाइटोसिस करते हैं। इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस करते हैं। इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? इंटरनलाइजेशन ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन ऑफ substances internalization of substances from outside of the cell, outside the cell, outside the cell बोल देते हैं, outside the cell। कैसे होता है प्रोसेस समझिएगा। ये मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स
जो कि सेल से बाहर, और यहाँ है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल से बाहर है, इसलिए सेल एक्सटीरियर, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अब ये क्या करता है, यहां से आता है, तो इस तरीके से आकर के इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिट हो गया। अब फिर यहां से यहां से यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ सेल के अंदर आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ सेल के अंदर आ गया, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोसोम। इंडोसोम या इंडोसाइटिक वेसिकल, इंडोसाइटिक वेसिकल्स। अब ये सेल के अंदर आ गया तो इसको सेल इंटीरियर बोलेंगे, और ये सेल से बाहर था तो इसको हम लोग सेल एक्सटीरियर बोल रहे हैं। ये चीज आप लोग को समझ में आ गई है। अब हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स को। वैक्यूल, ये वैक्यूल्स जो होते हैं, ये आयंस को, वाटर को और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का कार्य करते हैं। वैक्यूल्स के अंदर आयंस, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। राइबोसोम देख लेते हैं। मैं ना अब एकदम अच्छे से लिखने की कोशिश कर रही हूँ इस पे। राइबोसोम, राइबोसोम यूकैरियोट का बात चल रहा है तो ये एटीएस होंगे, एटीएस राइबोसोम होंगे। एंड ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस करने के कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, परऑक्सीसोम देख ले रहे हैं हम लोग। पर ऑक्सी
सोम, परऑक्सीसोम, ये क्या करता है? परऑक्सीसोम जो होते हैं वो एमिनो एसिड और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, oxidation of amino acid and fatty acid, detoxification of harmful substances, ये हार्मफुल सब्सटेंसेज को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज harmful substances, detoxification of harmful substances, specifically क्या, स्पेसिफिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव सॉरी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, दैट इज ROS। इसमें क्या होता है? H2O2 एंड ऑक्सीजन रेडिकल, ऑक्सीजन रेडिकल, ग्लाइऑक्सीसोम पढ़ लेते हैं हम लोग। ग्लाइऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम जो होते हैं एक परऑक्सीसोम का एक स्पेशल टाइप होता है। ग्लाइऑक्सीसोम स्पेशल टाइप ऑफ परऑक्सीसोम, स्पेशल टाइप ऑफ परऑक्सीसोम, स्पेशल टाइप ऑफ परऑक्सीसोम, यहाँ तक आई होगा। एंड सीड्स को क्या करते हैं? जर्मिनेट करता है, ये जर्मिनेशन ऑफ सीड, ऑफ सीड। कैसे जर्मिनेट करते हैं सीड को? तो कंजर्वेशन, फैटी एसिड को कंजर्व करते हैं टू द कार्बोहाइड्रेट, कार फैटी एसिड को कंजर्व करते हैं टू द फैटी एसिड को कंजर्व करते हैं टू द कार्बोहाइड्रेट। तो कंजर्वेशन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, कैसे प्रोसेस क्या होता है? इधर थोड़ा सा जगह है, मैं इधर ही बता दे रही हूँ ताकि ये इसी स्लाइड पे हो जाए। इधर देखिए, एक जब परऑक्सीसोम जब
पर ऑक्सीसोम ऐड करता है ग्लाइऑक्सीसोम से, तो वह माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, अब हम लोग प्लास्टिड पे आते हैं कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड प्लास्टिड जो प्लास्टिड स्टोरेज की तरह काम करते हैं। प्लास्टिड प्लांट के अंदर स्टोरेज की तरह कार्य करते हैं। जैसे ये प्लास्टिड जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिखते रही स्टोरेज। प्लास्टिड दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट एंड एक होता है क्लोरोप्लास्ट। एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं हम लोग कलरलेस प्लास्टिड। इसको हम लोग बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं कलरफुल प्लास्टिड, यानी कि कलर्ड प्लास्टिड। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। इमाइलोप्लास्ट इमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं शुगर का, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोरेज ऑफ शुगर। ये शुगर को स्टोर करते हैं, स्टोरेज ऑफ शुगर। दूसरा होता है इलियोप्लास्ट। ये स्टोर करते हैं फैट का, स्टोरेज ऑफ फैट एंड फैट्स एंड ऑयल्स। एंड थर्ड जो होता है इसमें, इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ये स्टोर करते हैं प्रोटीन को, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। उस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में अगर हम लोग आते हैं तो ये एक होता है ग्रीन और एक होता है नॉन ग्रीन। तो जो ग्रीन होता है वह होता है, यहाँ देखिएगा, एक ग्रीन होता है, जो सेक्शन ग्रीन होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के कारण यह ग्रीन होते हैं। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता। और जो नॉन ग्रीन होते हैं उसमें ज़ैंथोफिल
जैंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं और कैरोटीन पाए जाते हैं। जैंथोफिल एंड कैरोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। और अब हम लोग आते हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम पर। साइटोस्केलेटल सिस्टम, हेडिंग साइटो स्केलेटल मैं थोड़ा अच्छे से लिख रही हूँ। साइटो स्केलेटल सिस्टम। साइटोस्केलेटल सिस्टम। साइटो का मतलब सेल, साइटो का मतलब सेल, एस्केलेटल का मतलब हुआ प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन फिलामेंट। एंड सिस्टम का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ, सॉरी, वेल ऑर्गेनाइज्ड। सिस्टम का मतलब हुआ वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जीपी लिख दे रही हूँ ग्रुप को, तो लिखेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप of protein, well organized group of protein filament in the cell। साइटोस्केलेटल करते क्या है, सेल को शेप देते हैं, सेल को शेप देते हैं, सेल सपोर्ट करते हैं, सेल को सपोर्ट करते हैं, सेल को शेप देते हैं, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड वेसिकल्स को मूवमेंट कराते हैं, और ऑर्गेनेल्स का पोजीशनिंग कराते हैं और मूवमेंट कराते हैं। ऑर्गेनेल्स पोजीशनिंग एंड मूवमेंट कराते हैं। अब हम लोग साइटोस्केलेटल समझ में आ गया, साइटोस्केलेटल सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया कि साइटो जो होते हैं सेल, यानी कि इसमें मतलब होता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं।
वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट इन द सेल। साइटोस्केलेटल सिस्टम जो होते हैं सेल को शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, सेल को मूवमेंट कराते हैं, वेसिकल्स को मूवमेंट कराते हैं, ऑर्गेनेल्स का पोजिशनिंग करते हैं और ऑर्गेनेल्स का मूवमेंट कराते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देख ले रहे हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराते हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराते हैं एंड ये प्लांट में एब्सेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है एक बार देख ले रहे हैं हम लोग। देखिए ये ये देखिए ये जो इसके बीच का डिस्टेंस दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MOC। माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और ये जो निकले हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल फाइबर। जो निकला हुआ दिख रहा है आप लोग को इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर या फिर माइक्रोटिब्यूल्स, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम और ये जो दिखने को मिल रहा है आप लोगों को अंदर का पार्ट, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये पूरा इतना ही है, एक बार डायग्राम से क्लियर हो गया। और ये दोनों कोर्स की ओर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं और ये दोनों फिर एक दूसरे को खींचने लगते हैं। ठीक है, फिलहाल तो इसमें इतना ही, क्योंकि ये हो गया कंप्लीट हम लोग का पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में साइटोस्केलेटल सिस्टम को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखिए और जी जान लगा दीजिए। जितना हम बता रहे हैं उसको कीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे, सब कुछ होगा और तैयारी अच्छी होगी। इस चैनल से ज्यादा मात्रा में लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।